नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। शिलापट का अनावरण बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मेरठ को, उत्तर प्रदेश को ये सौगात देने के लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल संस्कृति पर जोर दिया। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। हमें ये भी समझना होगा कि जो कोई स्पोर्ट्स में जाएगा वो वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा, ये जरूरी नहीं है। अरे देश में जब स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होता है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर स्पोर्ट्स राइटिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तक स्पोर्ट्स से जुड़ी कितनी ही संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे समाज में ये विश्वास पैदा होता है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ जाना एक सही निर्णय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण समेत 4 सुविधाएं सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। उदाहरण है, ये हर खेल की कहानी थी। बदलती टेक्नोलॉजी, बदलती डिमांड, बदलती स्किल्स के लिए देश में पहले की सरकारें बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार ही नहीं कर पाई। साथियों, देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा कुछ देर कसरत भी किए। वहां पर हम देख सकते हैं साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। मेरठ की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है, फुटबॉल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। किस तरह से आज भारत में ही विश्व स्तरीय खेल उपकरण बन रहे हैं, हम उनका निर्माण कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री। इससे पहले मेरठ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। शासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से यह अमर जवान ज्योति बनाया गया है और यहाँ 24 आवर्स यहाँ पर ज्योति जलती रहती है। जी और इस वक्त आलोक हम देख पा रहे हैं कि मंगल पांडे की प्रतिमा को
पुष्प अर्पित किए वहां पर और प्रधानमंत्री पहले शहीद स्मारक पहुंचे। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कल से कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अभिभावकों से बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है। शनिवार यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पूरे देश में कुल 7,40,56,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। 3 जनवरी से ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अलग से टीकाकरण टीम होगी और अलग से लाइन होगी। बच्चों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पालक या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल का आईडी जरूरी है। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक टीकाकरण साइट पर 3 रूम होंगे। पहले रूम में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में टीका लगेगा और तीसरे रूम में निगरानी होगी। टीकाकरण के बाद बच्चों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में बैठाया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके बच्चे का नाम, उम्र समेत सभी जानकारियां देनी होंगी। कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे पिन कोड के लिए डालना होगा। OTP नंबर डालने के बाद आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा। देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति, ओमिक्रॉन टीकाकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के टीकाकरण तथा ऑक्सीजन आपूर्ति समेत अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए और राज्य की जरूरतों से उन्हें अवगत कराया। हम लोग कई तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि चूंकि ये स्प्रेड बहुत जोर कर रहा है, तो हम कुछ को होम क्वारंटाइन भी करेंगे, कुछ को हम इधर भी क्वारंटाइन करेंगे, तो और कुछ को यदि आइसोलेट करके अलग भी रखना हो तो उसके लिए बहुत तरीके से विवेचना हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी हाई प्रोफाइल बैठक की गई थी और हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह हम लोग 2 से 3 दिन में फिर एक बैठक आयोजित। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 27,553 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 9,249 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 1007 नए संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 495 मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में भी ये आंकड़ा 100 से अधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी कई कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। इधर बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव को राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। सुझाव में कई सख्त प्रावधानों को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें पार्कों, स्टेडियमों, जिम, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों, गैर जरूरी दुकानों, स्कूल, कॉलेजों, होटलों और रेस्टोरेंटों को बंद करने का भी जिक्र है। कार्यालयों में 50% उपस्थिति और बायोमेट्रिक सिस्टम को स्थगित करने का भी सुझाव दिया गया है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,45,44,13,005 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 145.44 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 351वें दिन कल 25,75,225 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान
देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो जिला प्रशासन कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आमजनों को कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से अनुपालन करने का सुझाव देते हुए कहा कि बिना मास्क सड़कों पर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरों से लोगों को आगाह करने के लिए जमशेदपुर में जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर कृष्ण कुमार और उनकी पूरी टीम द्वारा आज शहर के विभिन्न पार्कों का जायजा लिया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाने और जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। 2 गज की दूरी और मास्क पहन के अगर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग त्योहार की खुशियां भी बटोरेंगे और खुशियां भी प्राप्त करेंगे। देश भर में कल से 15 से 18 वर्ष के युवाओं के वास्ते कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। धनबाद उपायुक्त ने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी तथा निजी विद्यालयों में 3 जनवरी को कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रांची सांसद संजय सेठ ने रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने और भीड़भाड़ में जाने से बचने का सुझाव दिया है। साथ ही कोरोना का लक्षण दिखने पर अपनी जांच अवश्य करने का आग्रह किया। रांची सांसद ने सभी से कोरोना को लेकर अफवाह नहीं फैलाने और न ही घबराने का भी अनुरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नववर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं संग जमशेदपुर के सूर्य मंदिर प्रांगण में पिकनिक का आनंद लिया और इस दौरान उन्होंने सदस्यों को नववर्ष की बधाई दी और साथ बैठकर भोजन भी किया। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कल समाहरणालय सभागार में 11 बजे से कोविड-19 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सिमडेगा उपायुक्त ने तामड़ा पंचायत क्षेत्र भ्रमण करने के क्रम में तामड़ा लैंपस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान अधिप्राप्ति योजना का सफल क्रियान्वयन के वास्ते पंचायत अंतर्गत बीडीओ, सीओ और मुखिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सिमडेगा जिला के कुल 17 लैंपसों में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों का धान क्रय किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद के रांची स्थित सभागार में कामरेड ए.बी. बर्धन की 6ठी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके योगदान को याद किया गया। देवघर उपायुक्त ने नववर्ष के अवसर पर जिले के स्थानीय चित्रकार नरेंद्र पंजियारा द्वारा शुरू की गई देवघर की नई चित्रकला शैली बैद्यनाथ पेंटिंग से जुड़े टेबल कैलेंडर का विमोचन किया और उनके कला की सराहना की। रांची के ओरमांझी स्थित खटंगा शहीद ग्राम में आगामी 8 जनवरी को अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के शहादत दिवस के अवसर पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव खटंगा शाखा के तत्वावधान में शहादत दिवस समारोह का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी तथा इस अवसर पर रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पलामू में पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन सबों की गिरफ्तारी जिले के पांकी थाना क्षेत्र से हुई। इधर गढ़वा में पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजों के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पकड़े गए अपराधी कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया था। इस दौरान विशेष रूप से 2 थाना क्षेत्र में कल गढ़वा पुलिस को सफलता प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में आया है कि ये लोग इंटरस्टेट बाइक लिफ्टिंग और लूट गिरोह के सदस्य थे
और साथ ही बिशनपुरा में भी कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके निशानदेही पे तीसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ था। देश के अनेक हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। झारखंड में भी सर्द हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि आसमान साफ रहेगा। रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ने से मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसको लेकर एहतियात बरतना जरूरी है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और बच्चों में खासकर सर्दी, बुखार, इस तरह के जो एलर्जी होते हैं वो काफी देखने को मिलता है। तो इस दौरान किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज सुंदरम जी हैं। सर, किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए? हाँ, जैसे अभी जाड़ा विंटर की शुरुआत हुई है तो उसमें ना सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों और बड़ों दोनों में आ रहा है और साथ साथ बच्चे में सीजनल कोल्ड डायरिया जो वायरल रिलेटेड हो सकता है या इन्फेक्शन से होता है, उन दोनों केसेस काफ़ी ज़्यादा में इधर आने लगे हैं। तो एहतियात के तौर पे हम अपना खान पान का ध्यान रखेंगे ताकि इधर उधर की बाहर पार्टियों के खाना नहीं खाएंगे तो पेट आपका ठीक रहेगा और मास्क वगैरह वियर करेंगे और प्रॉपर गर्म कपड़े पहनेंगे तो आप ठंड से बच सकते हैं। होता है बच्चे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा गर्मी लगता है अपना स्वेटर या जैकेट उतार देते हैं जिससे उन्हें ठंड लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पे प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े पहने, अपने कान और सर को ढक के रखें तो ठंडे से ही बचाव होगा। और इन्फेक्शन जब भी हो किसी तरह से तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से आराम से निजात पा सकते। इस बीच में लोगों को डर लगता है कि मुझे वायरल हुआ है कि कोविड है, तो दोनों के सिम्टम लगभग मिलते जुलते हैं। आपको अगर सिम्टोमेटिक इलाज से अगर 2-4 दिनों में नहीं होता है और सांस लेने में परेशानी होती है, कुछ तरह की दिक्कत होती है तो चिकित्सक से मिले और डरे नहीं, निडर रहें। सारा चिकित्सा प्राइमरी केयर हेल्थ वर्कर और सिस्टम आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और सर, ठंड के मौसम में जैसे जो बीपी के पेशेंट्स हैं या जिनको हार्ट का थोड़ा सा इशू है, उनके लिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत होता है। किस तरह से उनको खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से घरों से बाहर निकलना चाहिए? नहीं, सिंपल, आपका जो दवा मेडिसिन चल रहा है उसको नियमित तरीके से ले और प्रॉपर रेगुलर लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। ये रेगुलर लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो विंटर में थोड़ा सा बीपी शूट कर सकता है, लेकिन आप रेगुलर चेकअप कराते हैं अपने चिकित्सक से तो उससे भी आप दूर रह सकते हैं और कंट्रोल में रह सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने रोजगार के क्षेत्र में देश भर में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। रांची और झारखंड के युवक भी इस बदलाव के वाहक बन रहे हैं। निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश में कई राज्यों का चक्कर लगा चुके रांची के जितेंद्र कुमार बर्णवाल ने स्वरोजगार के क्षेत्र में आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जितेंद्र बर्णवाल मिक्सचर, भुंजिया और नमकीन सेव बनाने की एक यूनिट का संचालन कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। जितेंद्र का मानना है कि उनके जीवन में आए बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल के मंत्र का अहम योगदान है। हम बहुत जगह घूमे हैं, देश के कई कोने में नौकरी किए, कहीं 10,000 का, कहीं 8,000 का, कहीं 20,000 का। तो हमको लगा कि नहीं, स्वरोजगार अपना प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि जो है आत्मनिर्भर भारत। जितेंद्र बर्णवाल अपने आप को एक सफल युवा उद्यमी बनाने की दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने वाले युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि खुद का स्वरोजगार करिए और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनिए। हम उनको बताने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हैं कि हम चाहते हैं कि देश जो है ना, देश का युवा जो आत्मनिर्भर बने और अपना खुद का एक रोजगार बनाए और दूसरों को रोजगार दे। जितेंद्र आज अपने पैरों पर खड़े होने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन कर रहे हैं। मिक्सचर बनाने की फैक्ट्री में कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार कर अपना घर चला रहे हैं। मुझे एक सोशल मीडिया के थ्रू से मुझे जितेंद्र जी का नंबर मुझे मिला है, उनसे मैं बात करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ पे आके बढ़िया काम मिल गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर देश को आर्थिक मोर्चे पर सशक्त बनाने का एक विजन है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद को स्थापित करने का लक्ष्य है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल एवं 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के ओपा गांव की मूल निवासी संजना कुमारी ने एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा आयोजित बहराइन एशियन यूथ पैरा गेम्स के 19 आयु वर्ग में देश के लिए बैडमिंटन एकल स्पर्धा में स्वर्ण तथा महिला डबल में स्वर्ण के साथ साथ मिश्रित मैच में सिल्वर मेडल जीतकर अपने गृहनगर के साथ साथ देश और राज्य का मान बढ़ाया है। 3 साल से मैं बैडमिंटन जैसे तो बचपन से खेलने का मन था, तो 3 साल से अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। संजना को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का शौक था, परंतु उसे स्कूल या और कहीं मौका नहीं मिल पाया, पर वह घर मोहल्ले पर हमेशा बैडमिंटन खेलती रही। रांची में बैडमिंटन सीखने के बाद संजना कुमारी ने लखनऊ के सीनियर कोच से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर वहां ट्रेनिंग लेना चालू किया, जिसके बाद उन्हें बहरीन में देश के लिए खेलने का मौका मिला। तो फिर वहाँ गए, लखनऊ में अपना ट्रायल दिया, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उनके कारण मैं फिर बाद में गई। सेना की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली संजना कुमारी के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी लाडली पर गर्व है। आगे करते रहेगी, आप उम्मीद जाग गया है कि अभी आगे बढ़ेगी और करेगी, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम लोग मना करते थे इसको कि ये संभव नहीं है, नहीं कर पाएगी, पर ये अपने हौसला पर बुलंद रही और आगे बढ़ी। बाबा ऊपर वाला माया, तब फिर हो गया, चल गए। बहुत खुशी की बात है। करीब 10 साल से बैडमिंटन के पीछे थे हम लोग। जब इससे मिलने के लिए एक बार जोरहाट गए, तो हम इसके लिए स्पेशली बैडमिंटन खरीद के लेके गए थे कि ये बैडमिंटन खेलती है और खेलेगी। संजना ने साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने का मादा या जज्बा हो तो कुछ भी काम असंभव नहीं है, चाहे वो जिंदगी में मुकाम हासिल करने की बात हो या फिर खेल का मैदान फतह करने की बात हो, हर जगह हौसला ही अहम होता है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों ने नजीर पेश करते हुए केरसई प्रखंड में जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे रुंगू डेरा गांव में सामूहिक रूप से श्रमदान कर हॉकी के लिए खेल मैदान बनाने की शुरुआत की। हॉकी के लिए देश में विख्यात सिमडेगा में सामूहिक प्रयास से खेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों ने रुंगूडेरा गांव में श्रमदान कर हॉकी खेल मैदान बनाने की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। कि अपना बच्चा सबको हॉकी खिलाने के लिए और ये लोग खेलेंगे और अपना भविष्य को उज्जवल और ऊंचा बना सकेंगे। इस खेल मैदान का निर्माण कार्य इस महीने के अंतिम तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यहां हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव है। मौजूदा दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रचलन बढ़ा है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर एक अभिनव शुरुआत करते हुए जनजातीय उद्यमियों को ट्राइब कार्ड नाम से मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है, जो सोशल मीडिया पर अपनी धमक दिखा रहा है। ट्राइब कार्ड के इस फोरम से जुड़कर हजारों आदिवासियों को पहचान और प्रसिद्धि तो मिली ही है, इससे स्टार्टअप को भी संबल मिला है। कोरोना काल में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रसार तेजी से हुआ है, जिससे हर तरह के उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा मजबूत हुई है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर जनजातीय उद्यमियों को ट्राइब कार्ड नाम से मार्केटिंग का मंच प्रदान किया है, जिससे 60,000 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आइडिया आया क्यों ना एक ट्राइब कार्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सारे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उन सब को एक छोटे से प्लेटफॉर्म के में जोड़ा जाए, ताकि मतलब कि किसी को भी रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस ट्राइब कार्ड की शुरुआत मई 2020 में हुई थी। ट्राइब कार्ड ने मात्र 1.5 साल में देश के आदिवासी उद्यमियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस पहल का सबसे सुखद पहलू यह है कि इसने आदिवासी समाज को नई दिशा दिखाई है, और वो भी सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापार में बड़ा नाम तथा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिनके पास भी थोड़ी बहुत स्किल थी, जैसे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो लोग कुछ भी, जैसे कि किसी को केक बनाना आता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, किसी को बैग्स बनाना आता है, तो वो सारे लोग सामने आए। उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी, वो सारी प्रतिभाएं सामने आई और वो एक बिजनेस का रूप लेने लगी। ट्राइब कार्ड को लोकप्रिय बनाने तथा इसके संचालन में मनीष को उनकी धर्मपत्नी रितु तांबा का भी पूरा सहयोग तथा साथ मिला।
रितु तांबा ने इस बाबत मनीष को कई सुझाव दिए जो ट्राइब कार्ड को इसके उपयोगकर्ताओं के ज्यादा नजदीक ला सका। जब कुछ भी इनोवेटिव होता है तो पहले फैमिली जो होती है सबसे बड़ा बेस होता है स्ट्रांग, मतलब सपोर्ट करने के लिए। तो मनीष जी को मैंने बहुत ही मोरली सपोर्ट किया है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि नहीं अब तो इतना लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन होता था हमारा भी मोरल, लेकिन फिर हम सोचे नहीं, समाज के लिए जो हम इतना बड़ा स्टेप लिए हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। कोरोना काल में जब दुनिया भर में मंदी छाई थी उस समय भी इस अभिनव शुरुआत से युवा आदिवासी उद्यमियों का व्यापार तेजी से तरक्की कर रहा था। इतना ही नहीं, ट्राइब कार्ड ने उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी रूप से दक्ष अनेक युवाओं के वास्ते स्वावलंबन के दरवाजे भी खोले। नहीं सोच पाया था कि ना कुछ रिटर्न्स आएगा, प्रॉफिट आएगा। जब मैं खोला ग्राउंड लेवल में समझ में आया कि इसमें भी क्या बेनिफिट है। इस मंच से जुड़े उद्यमी जो कभी खुद नौकरी करने वाले युवा हुआ करते थे वो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। कहे कि मैं ऐसे ही बैठे रहता था, अभी यहाँ पे वाटर प्लांट है और मैं यहाँ पे अभी कार्यरत हूँ। महिलाओं को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्राइब कार्ड ने आदिवासियों को भी व्यापार और स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया है, जो उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। दिल में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है और इस चीज को मनीष और उनकी धर्मपत्नी ने इस साबित कर दिखाया है। एक छोटे से मोबाइल और इस कमरे के जरिए इन्होंने लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान एक ट्राइब कार्ड नाम का प्लेटफॉर्म तैयार। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण समेत 4 सुविधाएं सुनिश्चित करने पर दिया जोर। शहीदों का किया नमन। कल से 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। कोरोना रोकथाम पर हुआ मंथन। पलामू में आपराधिक गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। गढ़वा में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 7 अपराधी पकड़ाए। 6 मोटरसाइकिल सहित कई चीजें बरामद। और राज्य में सर्दी का सितम जारी। रांची में न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 3-4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। चिकित्सकों ने ठंड से बचने की दी सलाह। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है।
सदियों से जो ना देखा किसी ने